नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अभियान आईएएस अकेडमी में आज आपके साथ मार्केट का एक नया फॉर्म परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मार्केट क्या है और मार्केट का क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ था। लास्ट क्लासिफिकेशन जो था वो था कंपटीशन के आधार पे मार्केट का बंटवारा। उसी में से आज पहला पार्ट हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसका नाम है परफेक्ट और हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण। कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता। अभी तक हमने ये देखा इकोनॉमिक्स में दो लोगों का बिहेवियर है, एक तो प्रोड्यूसर का बिहेवियर और दूसरा है बायर का बिहेवियर, जो हम आगे पिछले क्लास में इसको हम कवर कर चुके हैं, बट थोड़ी बहुत को लिंकिंग जो है मैं आज यहाँ कर रहा हूँ। मार्केट जो है ज़्यादा हद तक जो मार्केट में बंटवारा किया गया वो कंपटीशन के आधार पे, उस कंपटीशन वो जो कंपटीशन है वो है बेसिकली प्रोड्यूसर के बीच जो सामान को बनाएंगे। ठीक है, तो मार्केट चैप्टर में बेसिकली हम ज़्यादा लेवल पे प्रोड्यूसर के बिहेवियर को ही रीड करते हैं और बायर के बिहेवियर को उसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं। अलग बात है कि दोनों के बिना काम चलना नहीं है, कि एक मार्केट तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब प्रोड्यूसर के बिहेवियर और बायर के बिहेवियर दोनों को हम लेते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली कंपटीशन में हम यहाँ पे प्रोड्यूसर के बिहेवियर को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं और बायर का बिहेवियर एक छोटे एक्सटेंट तक केवल डिमांड करने तक ही हम स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन को हम देखें तो इस टाइप के मार्केट की क्या फीचर्स है। परफेक्ट मतलब हुआ पूर्ण प्रतियोगिता, मतलब 100% कंपटीशन है। मतलब सेलर्स जो बेचने वाले हैं उनका नंबर जो है वो क्या है, लार्ज है। लार्ज नहीं, बहुत बड़े साइज में वो मार्केट में उपलब्ध है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। मतलब सेलर्स की क्वांटिटी क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन में, सबसे ज्यादा होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को समझने के पहले हम उनके फीचर्स को देखते हैं, क्योंकि यही फीचर्स जो है उस मार्केट को डिफाइन करता है कि परफेक्ट कंपटीशन है क्या चीज। तो पहला फीचर आता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। मार्केट में पर्टिकुलरली बेचने वाले क्या हैं, ज्यादा है। दूसरा हम आते हैं तो जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है, तो प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब वो प्रोडक्ट सभी एंगल से, रंग रूप आकार स्वाद हर रूप से समान है। मतलब जितने भी लोग मार्केट में इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो प्रोडक्ट के फीचर्स को लेकर के आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तीसरा आते हैं कि ये सारा डीलिंग एक ही मार्केट में हो रहा है, मतलब एक ही जगह हो रहा है। मतलब ये जितने भी सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के एक ही जगह सेल करने के लिए आते हैं। फिर आगे हम देखें बायर्स का कोई प्रेफरेंस नहीं है किस रिगार्डिंग, कि हम उस सेलर से ही खरीदें, क्योंकि यहाँ सामान खरीदने का जो ग्राउंड है वो है प्राइस। जो भी कम प्राइस ऑफर करेगा बायर उसके पास चला जाएगा सामान खरीदने के लिए। बायर का कोई स्पेसिफिक सेलर नहीं होता। ठीक उसी तरीके से सेलर्स भी जो होते हैं वह भी इंडिफरेंट होते हैं बायर्स के रिगार्डिंग। मतलब बाय सेलर्स का भी कोई डेफिनेट बायर नहीं होता है। जो कोई भी उसके पास उस सामान को खरीदने आएगा उसको वह सामान बेचेगा। तो सेलर भी जो होता है वह भी इंडिफरेंट होता है किसके रिगार्डिंग, बायर के रिगार्डिंग, कि उसे किसे बेचना है। उसके बाद देखें हम तो मार्केट में जो प्राइस होता है, प्राइस
के ऊपर ना तो कंट्रोल सेलर का होता है ना ही बायर का होता है। मतलब मार्केट फोर्सेस ये जो है डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स, सेलर कंस्टिट्यूट करेगा सप्लाई साइड, बायर कंस्टिट्यूट करेगा डिमांड साइड। तो सप्लाई और डिमांड कर्व इंडिविजुअली क्या करते हैं, मार्केट प्राइस डिसाइड करते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम तक फिक्स्ड रहता है। बाद में फिर डिमांड सप्लाई में वेरिएशंस की वजह से यह प्राइस घटता या बढ़ता रहता है। उसके बाद आए तो मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ बायर को पता होता है यह सामान कौन किस रेट पे बेच रहा है। इवन सेलर्स को पता होता है कि यह कौन सा प्रोड्यूसर किस रेट पे प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो मार्केट से जुड़ी हुई हर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस और रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्राइस का कंसर्न होता है बायर का और प्रोडक्शन कॉस्ट का कंसर्न होता है सेलर का। तो दोनों को मार्केट से जुड़ी हुई हर इंफॉर्मेशन पता होता है। आगे देखें, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट का मतलब हुआ कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी मैन्युफैक्चरर बिना किसी रोक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मार्केट में आकर के उस प्रोडक्ट को बना सकता है और कोई भी अपना बिजनेस छोड़ करके उस मार्केट से जा सकता है। ये इसका मतलब हुआ हमारा फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट का। कहीं ना कहीं ये थोड़ा मोटिवेशन का भी काम करता है और डीमोटिवेशन का भी काम करता है। मोटिवेशन इसलिए कि चलो भाई इस फील्ड में प्रॉफिट है, कोई रोक टोक नहीं है, हम इस बिजनेस को करने जा सकते हैं। डिमोटिवेशन इस सेंस में, जब फ्री एंट्री होगा तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, बेचने वाले की संख्या कभी भी बढ़ जाएगी, तो कभी भी प्राइस में क्या हो सकता है, कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस लेकर के चूंकि एक रेगुलेटेड मार्केट में रिस्क कम होता है और अनरेगुलेटेड मार्केट है, तभी ये फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, तो उसमें रिस्क फैक्टर जो होता है काफी ज्यादा होता है। आइए आगे बात करें। अगला फीचर्स अगर हम देखें तो यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट नील होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट नील का क्या मतलब हुआ? ट्रांजैक्शन कॉस्ट नील का मतलब हुआ, यहाँ ट्रांजैक्शन का मतलब है प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा। जैसा कि हम पहले देखें कि सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, रंग रूप आकार में समानता होती है। प्रोडक्ट में क्वालिटी या किसी भी अदर आधार पे प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो नोट, जब आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो एडवर्टीजमेंट किस आधार पे आप करेंगे? जब तक आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं होगा तब तक आप उस प्रोडक्ट को का एडवर्टीजमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट के यूनिकनेस को या डिफरेंशिएशन को ही हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो चूंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होता नहीं, और प्राइस के ऊपर कोई कमांड है नहीं, मार्केट ही डिसाइड करता है प्राइस को। तो प्राइस बेसिकली वो बेयर मिनिमम होता है। बेयर मिनिमम कहें तो इतना होता है कि आप अपने आप बस खर्चे को रिकवर करके नॉर्मल इंसेंटिव के तौर पे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो एडिशनल खर्चा कि सेल्स इंसेंटिव दे करके या सेल्स प्रमोशंस के लिए आप चाह करके भी नहीं कर सकते हो। चलिए एक और फीचर्स देखें तो कहीं ना कहीं इसी क्या से जुड़ा हुआ वो फीचर्स है कि सारे फर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर का मतलब है कि प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोलिंग ना सेलर का होता है ना बायर का होता है। जो भी मार्केट फोर्स प्राइस को जिस प्राइस पे इंटरसेक्ट करेगा वही प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस होगी, और उसी प्राइस पे सेलर बेचने को तैयार होंगे और बायर खरीदने को तैयार होंगे। तो दोनों के लिए ये प्राइस टेकर का काम करता है। अब देखिए ये मेन फीचर्स थे हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का। तो अब हम देखते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस का फिक्सेशन कैसे होता है।
देखिए, जैसा कि हमने बताया कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ना सेलर का कोई कमांड होता है ना बायर का कोई कमांड होता है। सेलर सप्लाई साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, बायर जो है वो आपका डिमांड साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। दोनों फ्रीली अपने अपने फोर्सेस को मार्केट में प्लेस करते हैं। तो एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड कर्व डीडी और सप्लाई कर्व एसएस को अगर हम प्लॉट करें तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वही उस पॉइंट पे जो क्वांटिटी निकल के आएगी और जो प्राइस निकल के आएगी वो हमारा मार्केट प्राइस और मार्केट क्वांटिटी हो गया। इस चीज को हम देखें तो यहाँ ओपी जो है हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है, और ओक्यू जो है वो मार्केट क्वांटिटी है। अब यहाँ मार्केट प्राइस का क्या मतलब हुआ, इस प्राइस पे सेलर जो है सप्लाई करने को रेडी है और बायर बाय करने को, डिमांड करने को रेडी है। यह मार्केट क्वांटिटी क्या हुई, सप्लाई क्वांटिटी हो गई, जितनी क्वांटिटी सेलर सप्लाई करने को तैयार है, और डिमांड क्वांटिटी हो गई जितनी क्वांटिटी वो बायर जो है डिमांड करने को तैयार है। तो कहने का मतलब इस प्राइस पे ना तो सेलर का कमांड है ना बायर का कमांड है, ये इंडिविजुअली दोनों फोर्सेस आपस में मिलकर के मार्केट प्राइस को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या डिमांड में बदलाव नहीं होता है, क्या सप्लाई में बदलाव नहीं होता है? बिल्कुल होता है। डिमांड में भी बदलाव होता है, सप्लाई में भी बदलाव होता है। अगर इसी ग्राफ पे हम देखें तो अगर हमारा डिमांड मान के चलिए बढ़ गया, DD1 से हमारा डिमांड हो गया D2 और D2 कर्व हमारा डिमांड कर्व हुआ। अगर सप्लाई उतना ही है और डिमांड हमारा बढ़ा तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, उस केस में हम देख रहे हैं कि मार्केट की नई क्वांटिटी OQ और नया प्राइस OP1 फिक्स हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस फिक्स्ड है, सप्लायर एक्स्ट्रा सप्लाई करने को तैयार नहीं है जब तक कि उसको कुछ इंसेंटिव ना मिले, मोटिव ना मिले। वो इंसेंटिव वो मोटिव क्या है, प्रॉफिट। तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सप्लायर को इंसेंटिव मिलेगा और वो फिर एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने को तैयार होगा। ठीक इसी तरीके से अगर डिमांड घट जाता है, मान के चलिए डिमांड घट गया D3, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही डिमांड कम हुआ तो अब नया क्वांटिटी जो है मार्केट में वो OQ2 हो गया और नया प्राइस OP2 हो गया। डिमांड कम होना मतलब कहीं ना कहीं लोगों का इनकम अफेक्टेड हुआ या किसी और वजह से रिक्वायरमेंट्स कम हुआ, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, क्वांटिटी उतनी ही वो रख रहे हैं सप्लाई की, लेकिन कस्टमर के तरफ से डिमांड कम हो गया। तो डिमांड कम होगा तो उस केस में अब सेलर जो है बायर को इंसेंटिव देगा कि भाई खरीदो, तो उसके लिए वो प्राइस डाउन करेगा। तो जब प्राइस डाउन होगा तो बट नेचुरल है कि बायर जो है थोड़ा मोटिव पाएगा कि हम एक्स्ट्रा डिमांड करें, अदरवाइज प्राइस क्या होगा, गिरेगा मार्केट का। ठीक इसी तरीके से अगर हम सप्लाई साइड को देखें तो सप्लाई साइड अगर बढ़ता है और डिमांड साइड हमारा फिक्स रहता है तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, इतने से क्वांटिटी हमारी बढ़ी और प्राइस जो है हमारा थोड़ा इंक्रीज कर गया, डिमांड साइड पे गया। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं नया ग्राफ
प्लॉट कर देता हूँ। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, लास्ट में हमने डिमांड को बढ़ाया घटाया था, अब हम सप्लाई को बढ़ाया घटा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक मार्केट का प्राइस ले लेते हैं, ये डिमांड करो, ये सप्लाई करो, ये हमारा मार्केट क्वांटिटी OQ, ये हमारा मार्केट प्राइस। अब मान लीजिए हमारा सप्लाई बढ़ गया और डिमांड हमारा उतना ही है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे आकर के क्वांटिटी बढ़ी और ये नया प्राइस बना। रीजन, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में उस पर्टिकुलर बिजनेस में अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का प्रोविजन दिखता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है हम आपको भी बताएंगे, तो इस प्रॉफिट को देख करके नए नए बिजनेसमैन उस पर्टिकुलर बिजनेस में आते हैं। तो नए बिजनेसमैन आने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, इस वजह से सप्लाई बढ़ा, लेकिन डिमांड उतना ही है। तो जब डिमांड उतना ही है, फिक्स्ड ही है, और नए बिजनेसमैन आने की वजह से सप्लाई बढ़ा, तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस डाउन होगा, क्योंकि नए बिजनेसमैन एक्स्ट्रा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर देंगे कम प्राइस का, इंसेंटिव्स का, तो ऑटोमेटिकली मार्केट की प्राइस क्या होगी, डाउन होगी। ठीक इसी तरीके से अगर सप्लाई कम हो जाता है, मान के चलिए उस टाइप के पर्टिकुलर बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो बहुत से लोग बिजनेस छोड़ के जाएंगे, तो उस केस में क्वांटिटी ऑफर कम होगी, बेचने वाले कम होंगे, मांगने वाले उतने ही हैं, तो प्राइस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किस चीज की, इक्विलिब्रियम की। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि दोनों में चेंजेस हो। अभी तक तो हमने इंडिविजुअली डिमांड में चेंजेस देखा, इंडिविजुअली सप्लाई में चेंजेस देखा। अब हम देखते हैं कि दोनों में चेंज हो रहा है। दोनों में चेंज के लिए हम क्या करते हैं, पहले कुछ कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए सप्लाई साइड जो है आपका वो ज्यादा से चेंज किया कंपेयर टू डिमांड साइड से, तो क्या होगा, इस केस में अगर सप्लाई साइड हमारा ज्यादा चेंज करेगा कंपेयर टू डिमांड साइड, तो उस पोजीशन में हम देखते हैं ये रहा हमारा सप्लाई कर्व SS, ये रहा हमारा डिमांड कर्व DD। अब मान के चलिए सप्लाई इतने से चेंज किया, राइट, और डिमांड जो है हमारा वो भी बढ़ा लेकिन कम से बढ़ा, तो हम क्या देख रहे हैं कि नया क्वांटिटी जो मार्केट का बना वो OQ बना, और जो है हमारा नया प्राइस P1 बना। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आप देख रहे हैं खुद कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, मतलब जितनी क्वांटिटी से सप्लाई बढ़ी उससे कम क्वांटिटी से डिमांड बढ़ी। तो जब सप्लाई ज़्यादा क्वांटिटी से बढ़ेगी, डिमांड कम से बढ़ेगी, तो बट नेचुरली प्राइस क्या होगा, हमारा डाउन होगा, प्राइस डाउन होगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि जब हमारा सप्लाई साइड डिमांड साइड से कम चेंज हुआ, दूसरा केस सप्लाई साइड डिमांड साइड से हमारा क्या हुआ, कम चेंज हुआ, या कहे चेंज इन डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू चेंज इन सप्लाई से, तो उस केस में क्या होगा, x1 y1 0, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ, ये मार्केट प्राइस, ये मार्केट क्वांटिटी। अब मान के चलिए सप्लाई आपका इतने से बढ़ा और डिमांड हमारा ज्यादा से बढ़ा, तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, नई क्वांटिटी OQ1 जो है वो आई, और नया प्राइस हमारा क्या हुआ, OP1 हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं डिमांड हमारा ज्यादा से बढ़ा और सप्लाई हमारा कम से बढ़ा।
तो जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस केस में प्राइस क्या होगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो ये कुछ सिचुएशंस थे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई फोर्सेस में बदलाव को देख करके प्राइस का डिटर्मिनेशन ले रहे थे। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है। देखिए, वैसे तो ये ग्राफिकल पोर्शन है, बहुत सारे ग्राफ आते हैं इसमें, बट जो मोटे मोटे ग्राफ हैं वो मैं आपको बताता हूं। हमने देखा कि मार्केट में दो फोर्स, डिमांड और सप्लाई जो था, वो आपस में इंटरसेक्ट करके मार्केट प्राइस और मार्केट क्वांटिटी को डिसाइड कर रहा था। यही हमारा क्या है? मार्केट प्राइस है इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। अब आप कहेंगे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल प्राइस, ये मार्केट प्राइस क्या है? देखिए, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस के बराबर होता है, या मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है। कैसे? मान के चलिए किसी प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, प्राइस जो है 10 रुपया, और क्वांटिटी डिमांडेड और ऑफर्ड जो है, सप्लाइड है, वो मान के चलिए 50 है। ठीक है, तो यहाँ टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांड 50 है, तो टोटल रेवेन्यू हो गया 500। अब यहाँ देखिए, अगर हम एवरेज, अब मान के चलिए कि आप 10 के बजाय 50 के बजाय आप 51 क्वांटिटी डिमांड करते हैं, तो उस केस में टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगी? 10 गुना 51 इज इक्वल टू 510। अब आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कितनी हो गई? रेवेन्यू एट 51 क्वांटिटी और रेवेन्यू एट 50 क्वांटिटी, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10। 10 ही हमारा क्या है? प्राइस है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। टोटल रेवेन्यू अगर हम 500 पे लें तो 500 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी हो गई 50, तो ये हमें मिला 10। ठीक है, और 10 ही हमारा प्राइस है। दूसरा फिगर लें, अगर 51 क्वांटिटी लेते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू 510 डिवाइडेड बाय 51 इज इक्वल टू 10। दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू आ रहा है वो 10 ही आ रहा है, और 10 ही हमारा प्राइस है। तो इसीलिए मैंने लिखा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, चलिए अब अगले सिचुएशन को देखें। चलिए अब अगला सिचुएशन आता है हमारा कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। देखिए, क्योंकि शुरुआती दौर में जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव होता है तो धीरे धीरे कॉस्ट गिरना शुरू होता है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ इकोनॉमीज भी मिलती हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट जो होता है हमारा वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी? टोटल कॉस्ट। एक ग्राफ बच जाता है टोटल कॉस्ट की, तो उसके ग्राफ को अगर आप देखें तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ को अगर हम देखें तो उसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0,
ये रहा हमारा फिक्स कॉस्ट, ये रहा हमारा वेरिएबल कॉस्ट, और ये रहा हमारा टोटल कॉस्ट। क्या देख रहे हैं, टोटल कॉस्ट के अंदर ही हमारा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आ गया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर मार्जिनल कॉस्ट इतना है कि वह केवल वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है और कुछ हद तक फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर पा रहा है, तो आप उस लेवल तक प्रोडक्शन करोगे और उस प्राइस तक आप मार्केट में ऑफर करोगे। यही होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इतना सफिशिएंट होगा कि वो क्या करे, मार्जिनल रेवेन्यू इतना सफिशिएंट होगा कि हमारे मार्जिनल कॉस्ट को रिकवर करे। मार्जिनल कॉस्ट में बेसिकली आपका जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और कुछ हद तक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिला हुआ होता है। तो आप इतना ही कमाते हो जितना आपके पॉकेट से जा रहा है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में उतने तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो अब आपके दिमाग में आएगा, क्या ये सिचुएशन हमेशा रहता है? नहीं। जैसा कि हमने बताया कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में मार्केट के ऊपर किसी का कमांड नहीं है, ना सेलर का है और ना बायर का है। तो सिचुएशन में सेलर चाहता क्या है? सेलर हमेशा ये चाहेगा कि उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या हो, मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो। इसी सिचुएशन में वो प्रॉफिट कमाएगा। वो हमेशा ये चाहेगा कि मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो, तो इस पोजीशन पे वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। लेकिन चूंकि इस प्रॉफिट को देख करके मार्केट में दूसरे लोग भी इस चीज का प्रोडक्शन करने के लिए आएंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू में भी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, जहां पे केवल आप अपने एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करके एक नॉर्मल रिटर्न कमा सकते हो। इस लेवल तक के प्राइस पे आप अपने प्रोडक्ट को ऑफर करोगे। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हुआ जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम हो गया, मतलब फर्म क्या हुई, जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड किया, मार्केट ने डिसाइड किया, वो प्राइस इतना भी नहीं है कि आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर सको, तो आप क्या होगे, लॉस मेकिंग होगे। तो इस पोजीशन में बेटर ऑप्शन यही है कि आप उस बिजनेस को से आप क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या मिला अपने को, ये दो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि आप हमेशा चाहोगे कि मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल कॉस्ट हमारा ज्यादा हो, और बुरे से बुरा वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन ये होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो, तो वहां तक आप अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर पाओगे। लेकिन अगर थर्ड सिचुएशन में आप आते हो तो एडवाइजेबल है कि आप उस बिजनेस को बंद कर दो। ठीक है। अब लॉन्ग रन में भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट रन का ही जो है स्कोप हमारा लॉन्ग रन में चल रहा होता है। इसमें अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो ग्राफ क्या होगा, आप खुद देखें। देखें, डिमांड साइड, सप्लाई साइड, इंटरसेक्शन, मार्केट प्राइस, मार्केट क्वांटिटी। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि मान के चलिए अगर इस सिचुएशन को आप एज्यूम करिए, ये रहा हमारा मार्जिनल कॉस्ट और इसी पॉइंट पे हमारा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी। अब देखिए, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं आगे। इसको अगर थोड़ा और बढ़ा लें हम मार्जिनल कॉस्ट को, तो हम क्या देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में अगर ये इस पॉइंट पे फर्म उतना ही कमा रही है, मतलब इस पॉइंट पे क्या है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर इससे ऊपर हमारा कॉस्ट जाता है, मान के चलिए हमारा कॉस्ट ये रहा, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा प्राइस, मान के चलिए इसको नाम दे दीजिए ओसी, इतने से हमारा प्राइस कम है, तो कंपनी क्या होगी, लॉस मेकिंग होगी। तो एडवाइस क्या है आपके लिए कि उस बिजनेस को आप ना करें। लेकिन अगर आपका कॉस्ट मान लीजिए ये रहा,
फॉर एग्जाम्पल। तो इस कॉस्ट पे आप क्या देख रहे हैं कि आप मान के चलिए इसका नाम दे दीजिए OC2। इतना एक्स्ट्रा आप कमा रहे हैं, ये आपका क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट बच रहा है, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है, वो ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। इस पॉइंट को सभी बिजनेस फर्म मेंटेन करना चाहती है। वह सिचुएशन ये हुआ हमारा कि जहां पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो गया, यहाँ तक हम इस प्राइस तक हम प्रोडक्ट को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन जब तीसरा सिचुएशन जो मैंने बताया था, मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट हो गया, जो ये सिचुएशन था, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस का हो गया और ये हमारा प्रॉफिट का हो गया। तो इस पर एडवाइजेबल है कि आप बिजनेस को ना करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें हाँ, अभी यहाँ पे दो चीजें आपके सामने आ रही थी बार बार, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या होता है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो हम एक्स्ट्रा कमाते हैं वो हमारा कहलाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एक तरह से इंडस्ट्री रिटर्न है, उस पर्टिकुलर बिजनेस में लोग इतना परसेंट तो कमाते ही कमाते हैं, तो हो गया नॉर्मल रिटर्न। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बिजनेस में आपने 1 लाख रुपए लगाया और उस पर्टिकुलर बिजनेस में इंडस्ट्री कहती है 10% आप कमाएंगे, तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। समझने के दृष्टिकोण से 10,000 रुपये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन आपने कितना कमाया, मान लीजिए आपने 12% कमाया, 12,000 कमाया, तो 2,000 जो एक्स्ट्रा कमाया आपने, ये 2,000 क्या हुआ आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमने देखा कि शॉर्ट रन में ये जो सिचुएशन था हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ये हमें कॉन्स्टिट्यूट करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, और नॉर्मल प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूट करता है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इसी दोनों के बीच फर्म मूव करती है। तीसरा सिचुएशन कि मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट है, तो ये लॉस मेकिंग ऑप्शन है, तो एक रेशनल प्रोड्यूसर कभी भी लॉस में काम करना नहीं चाहेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लॉन्ग रन में आए, तो लॉन्ग रन में क्या है हमारा, लॉन्ग रन में भी यही फंडा लागू होता है, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर मिल करके ही लॉन्ग रन कॉस्ट कर को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। तो अगर लॉन्ग रन में हम बात करें तो लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, दूसरे भाषा में हम बात करें, शॉर्ट रन marginal revenue is equal to short run marginal cost is equal to long run marginal revenue is equal to long run average cost is equal to price। यहां भी नियम वही लागू हो रहा है कि कंपनी या फर्म किस लेवल किस प्राइस तक प्रोडक्ट को ऑफर करेगी, तो वह प्राइस जो उसके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगी, उस प्राइस तक मार्जिनल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा, जिस प्राइस पे उसका रिकवर हो जाएगा, उस प्राइस तक वो मार्केट में ऑफर करेगी। जहां पे प्राइस जो है अगर ग्रेटर देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस लेस देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो लॉस कमाएगी, और लॉस में कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहता है, कोई भी फर्म प्रॉफिट में ही बिजनेस करना चाहता है। लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो केवल शॉर्ट टर्म में कमा सकता है, और इसी प्रॉफिट को देख करके नए नए बिजनेस मैन अट्रैक्ट होते हैं, मार्केट में आते हैं और उस पर्टिकुलर बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ग्रेजुअली सप्लाई बढ़ने की वजह से कस्टमर बेस उनके बीच बढ़ जाता है, और लॉन्ग रन में वो केवल इतना ही कमाते हैं जिससे वो केवल अपने कॉस्ट को रिकवर कर सके और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सके। आशा करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के विषय में जो थोड़ी बहुत जानकारी जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से संभव थी, वो मैंने आपको देने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।